नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रूल्स। दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी इन केवीएस, एनवीएस, एनसीटी conducted by UPSC, EMRS, limited departmental examinations and limited departmental competitive examinations। ये क्वेश्चंस हैं पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे और यूपीएससी ने अभी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिए, साथ में वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आपकी परीक्षा को प्लान करने के लिए क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नॉलेज मंडली ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट है वो अवेलेबल करवा रही है। और यहाँ पर आपका कंप्लीट सिलेबस है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है, वो भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे कंटेंट को प्रिपेयर करिए। तो डियर फ्रेंड, शुरू करते हैं वीडियो का। सबसे पहला क्वेश्चन 161, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडमिजिबल एज पर ट्रांसफर टीए रूल्स। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। स्थानांतरण टीए नियमावली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार नहीं है। जो स्वीकार नहीं है, एडमिजिबल नहीं है, उसको पता लगाना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, टीए फॉर फैमिली मेंबर एडेड आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। बी, रोड माइलेज फॉर जर्नी परफॉर्म्ड बाई रोड। सी, टीए फॉर सेल्फ। डी, cost of transportation of personal effects from residence at old station to residence at new station। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, टीए फॉर फैमिली मेंबर एडेड आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। पहला ऑप्शन है उसके लिए एडमिजिबल नहीं होगा। जो भी फैमिली मेंबर है, पहले से फैमिली मेंबर है, उनके लिए तो टीए मिलेगा, परंतु ट्रांसफर होने के बाद में, ट्रांसफर डेट के बाद में कोई फैमिली मेंबर ऐड हुआ है तो उसको ट्रांसफर टीए है वो नहीं मिलेगा। तो ये सेंटेंस है वो सही हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडमिजिबल एज पर ट्रांसफर टीए रूल्स। तो पहला हो जाएगा टीए फॉर फैमिली मेंबर एडेड आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। बाकी सभी मिलेंगे। रोड माइलेज फॉर जर्नी परफॉर्म्ड बाई रोड ये भी मिलेगा, टीए फॉर सेल्फ ये भी मिलेगा, और cost of transportation of personal effects from residence at old station to residence at new station तो ये भी मिलेगा। परंतु ये नहीं मिलेगा क्योंकि इसका जो फैमिली मेंबर जो शामिल हुआ है वो डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद में ऐड हुआ है। तो ये सही हो जाएगा, ए हमारा उत्तर सही होगा। इट इज नॉट एडमिजिबल आफ्टर एडिंग ऑफ मेंबर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 162, इन केस ऑफ बिड्स फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ टू बिड सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड। यदि दो बोली प्रणाली को अपनाया गया है तो परामर्शदात्री सेवाओं के लिए बोलियों के मामले में निम्न में से कौन सा सही है, जो ठीक है उसको हमें पता लगाना है। टू बिड सिस्टम में कौन सा सेंटेंस है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, टेक्निकल बिड ऑफ ओनली द लोवेस्ट फाइनेंशियल बिडर शुड बी ओपनड। B, financial bids should be opened first. C, both the financial and technical bids should be opened together. D, technical bids should be opened first। तो निश्चित रूप से आपको इसका उत्तर मालूम है, क्योंकि टू बिड सिस्टम एक टेक्निकल बिड होती है, दूसरी फाइनेंशियल बिड होती है। तो फाइनेंशियल बिड और टेक्निकल बिड में से पहले कौन सी खुलेगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, टेक्निकल बिड शुड बी ओपनड फर्स्ट। जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं उनको सबसे पहले देखा जाता है, और जो भी टेक्निकली फिट बैठते हैं, जो स्पेसिफिकेशन के अनुसार फिट बैठते हैं, उनकी फिर फाइनेंशियल बिड को ओपन किया जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा, टेक्निकल बिड शुड बी ओपनड फर्स्ट। अगला सवाल देख लीजिए 163, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट स्पेशल कैजुअल लीव। इनमें क्या विशेष आकस्मिक अवकाश के बारे में सही नहीं है। तो जो ठीक नहीं है वो पता लगाना है स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, इट कैन बी गिवन फॉर पार्टिसिपेशन इन नेशनल लेवल स्पोर्ट्स। बी, इट कैन बी गिवन अप टू 30 डेज इन एन ईयर। सी, इट कैन बी गिवन फॉर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट। डी, इट कैन नॉट बी गिवन फॉर कल्चरल एक्टिविटीज। तो कौन सा ठीक होगा, कौन सा सेंटेंस है यहाँ ऑप्शन के अनुसार ठीक होगा, और गलत भी हमें पता लगाना है। सही उत्तर हो जाएगा डी, इट कैन नॉट बी गिवन फॉर कल्चरल एक्टिविटीज। ये सेंटेंस गलत हो रहा है, क्योंकि कल्चरल इवेंट के लिए भी SCL है वो दी जाती है। तो ये सेंटेंस गलत है।
बाकी देख लेते हैं, इट कैन बी गिवन फॉर पार्टिसिपेशन इन नेशनल लेवल स्पोर्ट्स, तो ये ठीक बात है, एससीएल दी जाती है। साथ में इट कैन बी गिवन अप टू 30 डेज इन एनी ईयर, तो मैक्सिमम एससीएल है वो 30 डेज की दी जाती है, ये भी ठीक है। इट कैन बी गिवन फॉर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट, इसके लिए भी दी जाती है, परंतु कल्चरल एक्टिविटीज के लिए दी जाती है, और यहाँ पर कैन नॉट भी है, तो हमें गलत आंसर है वो पता लगाना है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, इट कैन नॉट बी गिवन फॉर कल्चरल एक्टिविटीज, जबकि ये दी जाती है, तो गलत सेंटेंस हमें पता लगाना था, सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 164, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड एज गुड्स एज पर जीएफआरस। सामान्य वित्तीय नियमावली के अंतर्गत निम्न में से किसे वस्तु परिभाषित नहीं किया गया है, तो वस्तु के रूप में किसे नहीं बोला गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए व्हीकल्स, बी इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, सी बुक्स फॉर लाइब्रेरी, डी लाइव स्टॉक। तो कौन सी चीज है वो गुड्स के रूप में परिभाषित नहीं की गई है, मतलब कि वस्तु या माल के रूप में परिभाषित नहीं की गई है, तो ये हमें पता लगाना है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बुक्स फॉर लाइब्रेरी। डियर फ्रेंड्स, जीएफआर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप सारे क्वेश्चंस को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, जीएफआर रूल्स से संबंधित क्वेश्चंस है वो देखिए। साथ में जीएफआर से रिलेटेड बहुत सारे डिटेल वीडियोज है वो भी अवेलेबल है, उन सभी को देख करके आप परचेज प्रोसीजर को समझ सकते हैं। जीएफआर 2017 को कंप्लीटली यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है बुक्स फॉर लाइब्रेरी। तो बुक्स फॉर लाइब्रेरी है वो गुड्स में शामिल नहीं होता है, बुक्स है, साथ में पीरियोडिकल्स है, लाइब्रेरी के लिए जो पीरियोडिकल्स है, बुक्स है, वो गुड्स में शामिल नहीं होती, बाकी सारी चीजें शामिल होती हैं। व्हीकल्स है वो भी गुड्स में माने जाते हैं, इंटेंजिबल प्रोडक्ट भी माने जाते हैं, लाइव स्टॉक भी माने जाते हैं, परंतु बुक्स है वो जीएफआर के अनुसार गुड्स में, वस्तु में, माल में शामिल नहीं की जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। और डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली स्मार्ट डिस्प्ले बोर्ड है, आपको बताना चाह रहा है कि कौन सी चीजें हैं वो माल में शामिल होती हैं, क्या शामिल नहीं होते हैं। जीएफआर के अनुसार माल में सभी लेख, सामग्री, वस्तु, पशुधन, दवाएं, फर्नीचर, कच्चा माल, उपभोग वस्तुएं, स्पेयर पार्ट्स, उपकरण, मशीनरी, उपकरण, औद्योगिक संयंत्र, वाहन, विमान, जहाज, रेलवे रोलिंग स्टॉक, असेंबली, उप विधानसभा, सहायक उपकरण, मशीनों का एक समूह जिसमें एक एकीकृत उत्पादन प्रक्रिया शामिल होती है, या ऐसे अन्य श्रेणियों के सामान या अमूर्त उत्पाद जैसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, लाइसेंस, पेटेंट या अन्य बौद्धिक संपदा। लेकिन क्या चीज शामिल नहीं होती है, पुस्तकों, प्रकाशनों, पत्रिकाओं को छोड़ करके, पुस्तकों, प्रकाशनों, पत्रिकाओं को छोड़ करके ये गुड्स में शामिल नहीं होते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये किसके लिए मंगाए जाते हैं, पुस्तकालय के लिए मंगाए जाते हैं, एक खरीद इकाई द्वारा प्राप्त या अन्यथा अर्जित किया गया है, इन सभी को क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तो नॉलेज मंडली डिस्प्ले बोर्ड ने गुड्स और नॉन गुड्स है उनको बता दिया है, यहाँ पर माल किसको बोलेंगे और माल की श्रेणी में क्या क्या चीजें नहीं होती हैं वो भी आपको बता दिया है। अगला सवाल देख लेते हैं 165, व्हाट इज द एडमिजिबल अमाउंट ऑफ फेयर फॉर ए नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्रेवलिंग बाई एयर इन प्राइवेट एयरलाइन ऑन एलटीसी। किसी अपात्र सरकारी कर्मचारी जो छुट्टी यात्रा रियायत पर निजी एयरलाइन से यात्रा करता है, और किराए की प्रतिपूर्ति कितनी स्वीकार्य होगी अगर वो निजी एयरलाइन से यात्रा करता है, प्राइवेट एयरलाइन से ट्रेवल करता है एलटीसी के रूप में, तो उसकी प्रतिपूर्ति है वो कितनी होगी। ऑप्शन देख लेते हैं, ए एलटीसी 80 फेयर्स, बी एक्चुअल एयर फेयर, सी नॉट एडमिजिबल, डी रेस्ट्रिक्टेड टू एंटाइटल्ड क्लास बाई रेल अदर देन राजधानी एंड शताब्दी एक्सप्रेस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही उत्तर होगा डी, रेस्ट्रिक्टेड टू एंटाइटल्ड क्लास बाई रेल अदर देन राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस। तो अगर कोई कर्मचारी प्राइवेट एयरलाइन से एलटीसी लेता है, तो राजधानी शताब्दी के अलावा जो भी उसकी ट्रेन की एंटाइटलमेंट होगी उसके अनुसार उसका फेयर मिल जाएगा। परंतु अभी आप रिसेंट जो अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, रिसेंट अपडेट क्या है कि पहले एलटीसी के लिए एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस है, वही एंटाइटल थे, उसी से आप यात्रा कर सकते थे, कुछ रीजन छोड़ करके जो एंटाइटल क्लास है वो एयरलाइन और इंडियन एयरलाइन के लिए थी, परंतु एयरलाइन और इंडियन एयरलाइन का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, तो
अभी आप प्राइवेट एयरलाइन से ये एलटीसी ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर प्राइवेट एयरलाइन के लिए क्या नियम बना दिए गए, सरकार ने रिसेंट क्या रूल बना दिए गए हैं कि जब गवर्नमेंट एयरलाइन बची नहीं है, एयरलाइन या इंडियन एयरलाइन नहीं है, तो प्राइवेट एयरलाइन से ही आप एंटाइटलमेंट है तो एलटीसी का फायदा ले सकते हैं। परंतु यहाँ पर रूल बताया गया है कि टिकट कौन से तरीके से बुक करने होंगे। टिकट के लिए आप कमेंट कर दीजिए कि टिकट के लिए एक ऑर्डर जारी किया गया है, एक आदेश जारी किया गया है सरकार के द्वारा। तो प्राइवेट एयरलाइन से आप एलटीसी अवेल कर सकते हैं, परंतु टिकट बुकिंग के लिए एक आदेश जारी किया है। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए क्या आदेश है, रिसेंट क्या आदेश जारी किया गया है, सर्कुलर जारी किया गया है सरकार के द्वारा। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है रेस्ट्रिक्टेड टू एंटाइटल क्लास बाय रेल अदर देन राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस। Question number 166. A male child of a government servant is allowed to receive medical attendance and treatment in a recognized वुमेन्स हॉस्पिटल टिल द एज ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल भी है कि अगर मेल चाइल्ड है तो वुमेन हॉस्पिटल में वो अपनी माँ के साथ में, या फीमेल जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें कितने दिनों तक वो ट्रीटमेंट ले सकता है, कितनी एज तक वो एंटाइटल होगा। वुमेन्स हॉस्पिटल के लिए मेल है तो मेल के लिए हॉस्पिटल अलग होते हैं, मतलब कि कॉमन हॉस्पिटल है, परंतु वुमेन्स हॉस्पिटल है सिर्फ फीमेल के लिए होते हैं। तो कितनी एज तक फीमेल हॉस्पिटल में वो वुमेन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकता है। एक सरकारी कर्मचारी का पुरुष बच्चा किस आयु तक महिला अस्पताल में चिकित्सा उपस्थिति और उपचार प्राप्त कर सकता है। ऑप्शंस आर ए 6 ईयर्स, बी 1 ईयर, सी 3 ईयर्स, डी 5 ईयर्स। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए 6 ईयर्स। 6 साल की उम्र तक वो वुमेन्स हॉस्पिटल में भी इलाज ले सकता है, वहां पर भी ट्रीटमेंट ले सकता है। जो महिलाओं के लिए आई मार्क हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर ट्रीटमेंट ले सकता है 6 साल तक। 6 साल के बाद में उसको नॉर्मल या कॉमन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना होगा। फीमेल के लिए या वुमेन्स हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लेते हैं 167। विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट। निम्न में से क्या वार्षिक वेतन वृद्धि के बारे में सही नहीं है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु इंक्रीमेंट है वो आपके हर साल लगता है। कौन सा सेंटेंस इंक्रीमेंट से संबंधित नहीं है। रसगुल्ला क्वेश्चन है, आपको जल्दी से गपक लेना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, और कई बार क्या है कि हम गलत करके आ जाते हैं, और गलत करने के बाद में, आसान क्वेश्चन को गलत करने के बाद में एग्जामिनेशन से बाहर निकलने पर, हाल से बाहर निकलने पर चेहरा देखने लायक होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए इफ इट इज विदहेल्ड द पीरियड इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड, बी इट शुड बी ड्रॉन एज ए मैटर ऑफ कोर्स, सी इट शुड बी ड्रॉन एज ए मैटर ऑफ राइट, डी इट कैन बी विदहेल्ड बाय फॉलोइंग द रिक्वायर्ड प्रोसीजर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, इट शुड बी ड्रॉन एज ए मैटर ऑफ राइट। ये कोई अधिकार नहीं है, मैटर ऑफ राइट है, इसमें शामिल नहीं होता। ये गलत सेंटेंस हो रहा है। बाकी देख लेते हैं। इफ इट इज विदहेल्ड द पीरियड इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड। अगर विदहेल्ड किया गया है, रोका गया है, तो पीरियड बताना होगा कि कितने दिनों तक रोका गया इंक्रीमेंट। बी देख लेते हैं। इट शुड बी ड्रॉन एज ए मैटर ऑफ कोर्स। मैटर ऑफ कोर्स का मतलब है कि वो नियमित रूप से लगता है, तो ये ठीक हो जाता है। और डी इट कैन बी विदहेल्ड बाय फॉलोइंग द रिक्वायर्ड प्रोसीजर। अगर विदहेल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोसीजर होगा, इंक्वायरी होगी, प्रोसीजरल इंक्वायरी होगी, तो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होगी, तब जा करके विदहेल्ड किया जा सकता है। तो ये भी ठीक है, परंतु सी सेंटेंस गलत है कि ये मैटर ऑफ राइट नहीं होता इंक्रीमेंट। कोई भी इंक्रीमेंट को रोका जा सकता है, सरकार है वो मना कर सकती है, तो मैटर ऑफ राइट नहीं कह सकते। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 168। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमिजिबल वे ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ ए पर्सन हैविंग इनकम चार्जेबल टू सैलरीज। वेतन भोगी कर्मचारी निम्न में से किस प्रकार अपनी आयकर विवरणी दाखिल नहीं कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैलरी से रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना होता है, सैलरीज पर आपको इनकम टैक्स देना होता है। तो कौन सा सेंटेंस है वो गलत हो रहा है यहाँ पर। ऑप्शन देख लेते हैं। ए फर्निशिंग रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर, बी फर्निशिंग रिटर्न इन पेपर फॉर्म टू हिज एम्प्लॉयर, सी फर्निशिंग पेपर रिटर्न टू इनकम टैक्स ऑफिस, डी फर्निशिंग पेपर रिटर्न टू सीपीसी ऑफ इनकम टैक्स।
तो कौन सा सेंटेंस यहाँ पर गलत है, कौन से फॉर्म में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा डी, फर्निशिंग पेपर रिटर्न टू सीपीसी ऑफ इनकम टैक्स है, ये गलत हो रहा है, बाकी सब ठीक है। फर्निशिंग रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर, ये तो ठीक है, ऐसा आप करते हो। फर्निशिंग रिटर्न इन पेपर फॉर्म टू हिज एम्प्लॉयर, इस तरीके से भी भरा जा सकता है। फर्निशिंग पेपर रिटर्न टू इनकम टैक्स ऑफिस, इस तरीके से भी भरा जा सकता है, परंतु फर्निशिंग पेपर रिटर्न टू सीपीसी ऑफ इनकम टैक्स है, ये गलत हो रहा है। तो इस फॉर्म में इनकम टैक्स फाइलिंग है वो परमिजिबल नहीं है, तो सही सेंटेंस हमारा हो रहा है डी। Next question 169. An employee in receipt of a salary of rupees 20,000 per month and allowances of rupees 10,000 per month has been granted entertainment allowance of rupees 6,000 per month. What amount will be exempted from income tax under entertainment allowance? एक सरकारी कर्मचारी जिसका वेतन 20,000 रुपये प्रति माह है तथा मासिक भत्ते 10,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, कर्मचारी को मनोरंजन भत्ता प्रति माह 6,000 रुपये दिया गया है। मनोरंजन भत्ते में से आयकर के तहत कितनी राशि की छूट मिलेगी? क्यों तो यहाँ पर जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है उसमें से कितनी राशि है वो एग्जेम्प्ट की जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं, ए ₹5,000, बी ₹2,000, सी ₹3,000, डी ₹4,000। करेक्ट आंसर विल बी डी, ₹4,000। मतलब कि ये 2018 में पूछा गया था, केवीएस प्रिंसिपल 2018 में पूछा गया था और उसका आंसर की के अनुसार उत्तर क्या हो रहा है, 4,000 हो रहा है। नॉलेज मंथली डिस्प्ले बोर्ड है, मनोरंजन भत्ता पर कितनी छूट मिलती है? फाइनेंशियल ईयर 2023 के अनुसार अभी क्या रिसेंट सिनारियो है देख लेते हैं। सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मनोरंजन भत्ता आकलन वर्ष 2022-23 के अनुसार निम्न में से कम कर से छूट प्राप्त है, तो कितने रुपये की है? 5,000 रुपये की छूट है, या वेतन का 1/5 किसी भी भत्ते, लाभ या अन्य अनुलाभ को छोड़ करके और प्राप्त वास्तविक मनोरंजन भत्ता है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। तो अगर आप 22-23 के अनुसार देखें तो 5,000 रुपये की छूट मिलेगी मनोरंजन कर में। सही उत्तर हमारा यहाँ हो रहा था 4,000, परंतु यही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो आपको सही उत्तर करना है 5,000 रुपये। और डियर फ्रेंड्स, अगला सवाल देख लेते हैं 170। ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज 24 आवर्स ए गवर्नमेंट सर्वेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स इट? एक सरकारी कर्मचारी 24 घंटे सरकारी कर्मचारी है, इनमें से कौन सा कथन उत्तम है? तो सबसे सही उत्तर हमें पता लगाना है कि कोई कर्मचारी है वो 24 आवर्स गवर्नमेंट सर्वेंट होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए government cannot employ him in a post where he is to get remuneration from the funds of a body controlled by the government. B, concept is misinterpreted in actual whole time of the government servant is at the disposal of government. C, there is no sanctity of office timing. D, government may not require him to employ in any manner. तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, concept is misinterpreted in actual whole time of the government servant is at the disposal of government। मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि जो कर्मचारी होगा वो सरकार की मंशा के अनुसार गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, कब तक उसको सरकार है वो अपने अंडर में रखना चाहती है। तो ये सेंटेंस है वो ठीक हो जाता है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज 24 आवर्स ए गवर्नमेंट सर्वेंट, concept is misinterpreted in actual whole time of the government servant is at the disposal of government। सही उत्तर हो जाएगा बी। डियर फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय ने 2018 में जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन ली थी उसके 10 क्वेश्चन अभी तक हमने चर्चा किए हैं, और ये क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रूल्स। दीज क्वेश्चंस आर यूजफुल फॉर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल एग्जामिनेशन इन यूपीएससी एंड ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डीसीएसी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी इन केवीएस, NBS, NCT conducted by UPSC, EMRS, Limited Departmental Examinations and Limited Departmental Competitive Examinations। नॉलेज मेनली बिल्कुल ऑथेंटिक एंड रिलायबल कंटेंट आपके लिए अवेलेबल करवा रही है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जाम क्रैक करने के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए।
Next question 171. In which of the following situation a government servant will not get full pay and allowances on revocation of suspension? निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक सरकारी कर्मचारी को निलंबन के निरसन पर पूर्ण वेतन और भत्ते नहीं मिलेंगे? मतलब कि निलंबन खत्म कर दिया है फिर भी उनको पूर्ण वेतन और भत्ते हैं वो नहीं मिलेंगे। कौन सी सिचुएशन में? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, व्हेन ए माइनर पेनल्टी इज अवॉर्डेड। B, in case when suspension is not held to be wholly unjustified. C, when the officer is fully exonerated in departmental proceedings and no delay in proceeding was attributable to him. D, in case of erroneous detention and release without prosecution. तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, इन केस व्हेन सस्पेंशन इज नॉट हेल्ड टू बी होली अनजस्टिफाइड। अगर सस्पेंशन है वो होली अनजस्टिफाइड नहीं माना गया है तो भी उसको निलंबन खत्म होने के बाद में भी, क्योंकि सस्पेंशन है वो उसका कोई कारण माना गया है कि सस्पेंशन किसी एलिगेशन की वजह से सस्पेंशन हुआ था और वो अनजस्टिफाइड नहीं माना गया है, तो उसको पूर्ण वेतन और भत्ते हैं वो नहीं मिलेंगे। बाकी सिचुएशन में मिल सकते हैं। व्हेन ए माइनर पेनल्टी इज अवॉर्डेड है तो उसको माइनर पेनल्टी के साथ में उसका निलंबन खत्म कर दिया है तो उसको पूर्ण वेतन और भत्ते मिलेंगे। साथ में when the officer is fully exonerated in departmental proceedings and no delay in proceeding was attributable to him, तो ये बताया गया है कि उसको पूर्ण दोष मुक्त कर दिया गया है जो विभागीय जांच हुई थी और उसके वजह से कर्मचारी की वजह से उस जांच में कोई विलंब भी नहीं हुआ तो भी उसको पूर्ण वेतन भत्ते मिलेंगे। और डी, इन केस ऑफ एरोनियस डिटेंशन एंड रिलीज विदाउट प्रोजिक्यूशन, तो यहाँ पर ये बताया गया कि उसको गलती से पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया और उस पर कोई आरोप नहीं लगे हैं, कोई प्रोजिक्यूशन, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं लग रही है, तो यहाँ उसको क्या माना जाएगा? उसको रिवोकेट कर दिया जाएगा। रिवोकेशन के टाइम पर उसको पूर्ण वेतन और भत्ते उस सस्पेंशन पीरियड के मिलेंगे। तो तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, परंतु बी के मामले में उसको पूर्ण वेतन और भत्ते नहीं मिलेंगे क्योंकि कोई न कोई वहां पर कारण रहा है, उस वजह से उसको सस्पेंड किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। Question number 172. A penalty of dismissal or removal from service is generally not imposed even in the proven case of। निम्नलिखित में किस परिस्थिति में दोष होने पर भी बर्खास्तगी या सेवा से निष्कासन का दंड नहीं लगाया जाता है? मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोष सिद्ध हो गया है फिर भी उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा या निष्कासन नहीं किया जाएगा। कौन सी सिचुएशन, कौन सी परिस्थिति में? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, सबमिशन ऑफ फॉल्स SC/ST सर्टिफिकेट। B, submission of assets disproportionate to non-source of income. C, violating conduct rules regarding prior permission for property transaction. D, illegal gratification। तो कौन सी परिस्थिति में उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा? उस पर अपराध सिद्ध हो गए फिर भी बर्खास्त नहीं किया जाएगा, निष्कासन नहीं किया जाएगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, वॉलेटिंग कंडक्ट रूल्स रिगार्डिंग प्रायर परमिशन फॉर प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन। तो अगर उसने कंडक्ट रूल हैं जिनमें कि प्रायर परमिशन लेना जरूरी होता है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए, उसने इन कानूनों को तोड़ा है, उसको दोष सिद्ध कर दिया गया है, फिर भी बर्खास्त नहीं किया जाएगा, निष्कासन भी नहीं किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा सी। Question number 173. Which one of the following concession is not admissible to persons with disability? निम्नलिखित में से कौन सी रियायत विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य नहीं है? ऑप्शंस आर ए, एज रिलैक्सेशन फॉर अपीयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। बी, एनहांस नंबर ऑफ चांसेज ओवर एंड प्रेस्क्राइब्ड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। सी, exemption from payment of fees for examination। डी, exemption from passing type test for clerical post। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, एनहांस नंबर ऑफ चांसेस ओवर एंड प्रेस्क्राइब्ड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। जो चांस दिए गए हैं एग्जाम में बैठने के, जो अवसर दिए गए हैं वो निर्धारित है और उनसे ज्यादा अगर विकलांग व्यक्ति है या दिव्यांग व्यक्ति है तो उसको प्रेस्क्राइब्ड नंबर से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं दिए जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा बी। Question number 174. In terms of political neutrality under CCS Conduct Rules 1964 and GID thereunder, neutrality does not imply
राजनीतिक तटस्थता के संदर्भ में सीसीएस आचरण नियमावली 1964 के अनुसार किस परिस्थिति में लागू नहीं होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए न्यूट्रलिटी एज रिटर्निंग ऑफिसर, बी न्यूट्रलिटी व्हाइल परफॉर्मिंग ड्यूटी रिगार्डिंग स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस, सी न्यूट्रलिटी व्हाइल कास्टिंग हिज वोट, डी न्यूट्रलिटी व्हाइल वर्किंग एज पोलिंग ऑफिसर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी न्यूट्रलिटी वाइल कास्टिंग इज वोट। तो वोट डालने पर न्यूट्रलिटी के लिए सीसीएस कंडक्ट रूल्स है वो एप्लीकेबल नहीं होते। वो किसी भी पार्टी को वोट कर सकता है, वोट देने का अधिकार उसको संविधान ने दिया है, तो किसी भी पार्टी को दे सकता है, किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। तो यहाँ पर न्यूट्रलिटी है या तटस्थता का मामला नहीं बनता है। बाकी चीजों में बनेगा न्यूट्रलिटी एज रिटर्निंग ऑफिसर, तो उसको न्यूट्रल होना पड़ेगा। साथ में ही न्यूट्रलिटी वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटी रिगार्डिंग स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस है, जो नामांकन किया गया है पार्टियों के द्वारा, उसको न्यूट्रलिटी रखनी होगी। साथ में न्यूट्रलिटी वाइल वर्किंग एज पोलिंग ऑफिसर, तो इसके लिए भी उसको न्यूट्रल होना पड़ेगा, परंतु वोट कास्ट करते समय उसको कोई पार्टी के लिए, कोई मेंबर के लिए, कोई सदस्य के लिए उसको न्यूट्रलिटी होना जरूरी नहीं है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। Question number 175. Which one of the following would not constitute an allegation of misconduct against a government servant? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार एक सरकारी कर्मचारी के दुराचरण की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन सा व्यवहार है जो दुराचरण की श्रेणी में आता है और नहीं आता है, इनमें से हमें पता लगाना है। ऑप्शंस आर ए डिसोबीडियंस ऑफ रिटन ऑर्डर्स ऑफ ऑफिशियल सुपीरियर, बी हैबिचुअल लेट कमिंग एंड ओवरस्टे ऑफ लीव, सी परफॉर्मिंग एट ए लेवल बिलो आउटस्टैंडिंग, डी नेग्लिजेंस ऑफ फैमिली। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा परफॉर्मिंग एट ए लेवल बिलो आउटस्टैंडिंग। ये कोई कंडक्ट रूल में नहीं आता, ये मिसकंडक्ट में नहीं आता है। परफॉर्मिंग एट ए लेवल बिलो आउटस्टैंडिंग मतलब कि उत्कृष्ट जो कार्य निर्धारित है, उत्कृष्टता यहाँ पर पैमाना बनाया गया है, उससे अगर कम काम करता है, आउटपुट कम आता है, तो उसको मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा। क्योंकि हर आदमी की विभिन्नताएं होती हैं, हर आदमी की कार्य क्षमताएं होती हैं। तो आउटस्टैंडिंग वर्क नहीं कर पा रहा है, एक्सीलेंट वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उसको मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 176। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट एंड इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अवेलिंग एलटीसी फॉर एस्कॉर्ट? एक मार्गरक्षी के लिए अवकाश यात्रा रियायत एलटीसी लेने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? ऑप्शंस आर ए द नेचर ऑफ डिसेबिलिटी वारंट्स नीड ऑफ एन एस्कॉर्ट, बी द एम्प्लॉय इज रेडी टू ट्रेवल बाई लोअर क्लास एंड ऑल्सो टू पे द कॉस्ट डिफरेंस हैड ही ट्रेवल्ड अलोन, C. No entitled official availing LTCs accompanying, D. Prior permission of HOD on each occasion। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी द एम्प्लॉय इज रेडी टू ट्रेवल बाई लोअर क्लास एंड ऑल्सो टू पे द कॉस्ट डिफरेंस हैड ही ट्रेवल्ड अलोन। ये शर्त अनिवार्य नहीं होती है, बाकी सभी होंगे। द नेचर ऑफ डिसेबिलिटी वारंट्स नीड टू बी एन एस्कॉर्ट, तो अगर डिसेबिलिटी है तो किस तरीके की डिसेबिलिटी है वो बताना होगा, वो डिसेबिलिटी के लिए परमिशन लेनी होगी कि आपको एस्कॉर्टिंग की जरूरत है या नहीं है। अगर ऑफिशियल ऑलरेडी एलटीसी के लिए एंटाइटल है तो उसको अपनी एलटीसी मिलेगी, वो दूसरे के लिए यहाँ पर नहीं मिलेगी जो साथ में जा रहा है। साथ में प्रायर परमिशन ऑफ एचओडी ऑन ईच ओकेजन, यहाँ पर परमिशन लेनी होगी एस्कॉर्ट के लिए। ये कंडीशन जरूरी नहीं होती है। द एम्प्लॉय इज रेडी टू ट्रेवल बाय लोअर क्लास एंड ऑल्सो टू पे द कॉस्ट डिफरेंस हैड ही ट्रेवल्ड अलोन। Question number 177. If husband and wife are government servants and one of them dies, the other one will get। यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हों और एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरे को निम्न में से क्या देय है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑन पे एंड फैमिली पेंशन नॉट पेंशन, बी ऑन पे और फैमिली पेंशन, सी फैमिली पेंशन एंड ऑन पे वाइल इन सर्विस एंड फैमिली पेंशन एंड ऑन पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, डी फैमिली पेंशन एंड पेंशन नॉट पे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी फैमिली पेंशन एंड ऑन पे वाइल इन सर्विस एंड फैमिली पेंशन एंड ऑन पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। तो अगर दोनों कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो
जिसकी मृत्यु हुई है उसके बदले में फैमिली पेंशन उसको मिलेगी और साथ में उसकी पे मिलेगी अगर वो नौकरी कर रहा है, और फैमिली पेंशन उसको मिलेगी अगर वो रिटायर हो गया तो उसकी खुद की पेंशन मिलेंगी, दोनों ही एक साथ में मिलेंगे। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। Question number 178. In the matter relating to combination of appointments under FR 49, which one of the following is not correct? FR 49 के अंतर्गत नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, additional pay for dual charge only up to 3 months in normal course. B, additional charge pay beyond 3 months need to opt concurrence. C, additional charge pay is admissible for holding charge for not less than a month. D, no additional pay for current duty charge. सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, नो एडिशनल पे फॉर करंट ड्यूटी चार्ज। तो FR 49 के अंतर्गत नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन उचित होगा? कोई भी एडिशनल पे नहीं मिलेगा, करंट ड्यूटी के लिए एडिशनल पे उसको नहीं मिलेगा। सही उत्तर हो जाएगा डी। Question number 179. Which one of the following event does not amount to breach of allotment rules of government accommodation? सरकारी आवास के आवंटन नियमों का उल्लंघन निम्न में से किस स्थिति में नहीं होता है? तो कौन सी अवस्था में नहीं होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, फर्निशिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन टू प्रोक्योर अलॉटमेंट। बी, शेयरिंग अकोमोडेशन विद क्लोज रिलेटिव्स। सी, अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर इरेक्टेड। डी, टेम्परिंग विद इलेक्ट्रिक कनेक्शन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, शेयरिंग अकोमोडेशन विद क्लोज रिलेटिव्स। अगर क्लोज रिलेटिव के साथ में वो रह रहा है, शेयर कर रहा है, तो उसके लिए सरकारी आवास के आवंटन नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाता है, बाकी सभी में माना जाएगा। फर्निशिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन टू प्रोक्योर अलॉटमेंट, अगर उसने गलत सूचना दे करके अलॉटमेंट पाया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर इरेक्टेड, कोई अगर निर्माण खड़ा किया है क्वार्टर में या आवास में, कोई अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर खड़ी की है तो उसके आवासीय नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। टेम्परिंग विद इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, अगर बिजली के तारों के साथ में तोड़ फोड़ की है, उनको डैमेज किया है, तो भी उसको आवासीय नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। परंतु अगर वो साथ में रह रहे हैं, क्लोज रिलेटिव के साथ में रह रहे हैं, तो अकोमोडेशन शेयर कर रहे हैं, तो वो आवासीय नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी। और डियर फ्रेंड्स, टी का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 180, इफ ए जूनियर गवर्नमेंट सर्वेंट इज गेटिंग पे हायर देन हिज सीनियर एंड द senior government servant fulfills all the conditions for equating his pay with the junior, the pay of the senior can be affected by। यदि एक कनिष्ठ अधिकारी अपने वरिष्ठ से अधिक वेतन ले रहा हो और वरिष्ठ अधिकारी वो सभी शर्तें पूरी करता है जिससे कनिष्ठ अधिकारी के बराबर वेतन मिले, तो किस प्रावधान में कार्रवाई होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, स्टेपिंग अप ऑफ द पे। बी, ग्रांट ऑफ एडिशनल इंक्रीमेंट। सी, ग्रांट ऑफ एडवांस इंक्रीमेंट। डी, ग्रांट ऑफ पर्सनल पे। तो अगर कोई कर्मचारी है वो उससे जूनियर ज्यादा उससे वेतन ले रहा है और जबकि उसकी जो सेवा शर्तें हैं वो सारी जूनियर के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? वेतन कम ले रहा है तो उसको स्टेपिंग अप किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ए, स्टेपिंग अप ऑफ द पे। उसकी वेतन वृद्धि है वो की जाएगी, उसको जूनियर के बराबर वेतन है वो दे दिया जाएगा, स्टेप अप कर दिया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ए। Thanks for watching my video on 20 questions on administration and finance rules, means Government of India rules of KVS and NVS examinations। और डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ला रहा है सबसे विश्वसनीय और प्रमाणिक अध्ययन सामग्री जो कि जरूरी है LDC, UDC, OS, ASO, SO, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ACDC आदि पदों के लिए, जैसे कि NVS, KVS, EMRS, NCT conducted by UPSC and other departmental examinations। Please watch next 40 questions on domain knowledge of assistant section officer exam 2022 in coming video। और साथियों, अभी समय नॉलेज मंडली सीख का, मतलब कि नॉलेज मंडली एक सीख देना चाह रही है आप सभी को। आप सारे इसमें भाग लें और अपने जहन में ये बात उतार के रखें। से नो टू पॉलीथीन बैग।
आप यहाँ इमेज देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति हो गई है। पॉलीथीन ने, प्लास्टिक ने धरती को कचरे का ढेर बना दिया है और आगे आने वाले समय में क्या भयावह स्थिति होगी, हम लोगों के लिए किस तरीके की स्थिति होगी, आने वाली जनरेशन है हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इसलिए पॉलीथीन बैग है, प्लास्टिक है, उसका कम से कम उपयोग करें। पॉलीथीन बैग को तो आप मना कर दीजिए। और आप शिक्षक हैं, पुराने ज़माने में आपने अपने गुरुजन देखे हैं, वो झोला लेकर के चलते थे, तो जो भी आइटम आप लेकर के आते हैं, आप कपड़े का बैग लें, जूट बैग लें और पॉलीथीन को मिनिमाइज़ करें, जिससे धरती बच सके और आप अच्छे नागरिक सिद्ध हो सकें। आपकी आने वाली जनरेशन है, आपको गाली ना दे। आप कमेंट करके बताइए कि पॉलीथीन बैग का उपयोग आपने बंद कर दिया है या नहीं किया है। अगर आप मेरी मुहिम में शामिल हो रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें, अपने मित्रों को जरूर बताएं और कमेंट करें आपकी तैयारी किस तरीके की चल रही है और आपको कौन से कंटेंट है उनकी आवश्यकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।